दोस्ती इम्तहान लेती है, जिंदगी इम्तहान लेती है। दिल के गली से बच के गुजरना, ये सोच लेना, तभी प्यार करना, ये सोच लेना, तभी प्यार करना। दोस्ती इम्तहान लेती है, जिंदगी इम्तहान लेती है। वाह सर, वाह सर, वाह सर, वाह सर, वाह। उनसे इधर हम सुरक्षित हैं, आप लोग लेके नहीं, हमें सुरक्षित है, हमें सुरक्षित। नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य अति गुरुकुलम मां प्रेमा फाउंडेशन की ओर से फिर से आपके दूसरे वीडियो में स्वागत के साथ उपस्थित हुआ। मेरे बच्चों, हिम्मत मत हारना, कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, उसी के उद्देश्य से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद के उस आदर्श वाक्य को सामने रखकर कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिससे अज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं, मैं गुरु रहमान मुन्ना सर और इस आपको मां प्रेमा फाउंडेशन की सीईओ आपको ज्योति जी ने मिलकर यह सोचा है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन दिए थे। महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन के बाद आज मैं बता रहा हूं कि इसकी लिपि, सबसे पहले आपको इसके बता दें इसका स्क्रिप्ट इसका क्या है। स्क्रिप्ट में आपको आप देखिएगा, स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि, और लिपि जब पढ़ी जाए तो स्वाभाविक है कि जब लिपि आप पढ़ ले रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में आप निसंदेह किसी भी चीज को जान लीजिएगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो है, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे पहले एच डी महादेवन ने इस सिंधु घाटी सभ्यता के 400 लिपि वर्णों की खोज की, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि यह किस काल से संबंधित है। उसके बाद श्री एस.आर. राव, जो बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट थे, एस.आर. राव ने सिंधु घाटी सभ्यता की 400 लिपि वर्णों की खोज की, और खोज करने के पश्चात इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। यह पूरी लिपि पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफिक बोले तो भाव चित्रात्मक का टेक्निकल नाम होता है वस्त्रोफिदोन। जैसे सुमेरिया का है किलाक्षर, मेसोपोटामिया का क्यूलिकोन, आपको ईरान का है इल्पाइट, चीन का है बुरहई, उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का है पिक्टोग्राफिक, अब वर्तमान में देवनागरिक। तो चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जिस तरह की लिपि विद्यमान थी, उस तरह की लिपि ना तो तत्कालिक किसी सभ्यता में विद्यमान थी, ना वर्तमान में किसी सभ्यता में विद्यमान है, इसलिए उस लिपि का तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो पाया है। और यही कारण है कि इस सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ पाने में हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। इसे आर्ध द्रविड़ लिपि कहकर संबोधित किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि सारे के सारे लिपि चित्र के आधार पर हैं, और सबसे ज्यादा चित्र मछली के आकार का है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा चित्र मछली के आकार का है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सबसे बड़े आकार की लिपि आपको मिली है, वो आपको मिली है आपको धौलवीरा से, जिसको आर.एस. विष्ट ने नेम प्लेट कहकर संबोधित किया है। तो आप समझ गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, और इसको ये पिक्टोग्राफिक लिपि थी, भाव चित्रात्मक, जिसका टेक्निकल नाम वस्त्रोफिदोन है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसको आर्ध द्रविड़ लिपि कहा जाता है। इसकी पहली जानकारी एच डी महादेवन ने दी। एस.आर. राव ने 400 लिपि वर्णों की खोज की, उनको पहचान किया कि यह सिंधु घाटी सभ्यता की है। इसमें सबसे ज्यादा लिपि जो है वो का जो चित्र है वो आपको मछली नुमा है, और उसके पश्चात अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। यही कारण है कि इस सभ्यता, और मैंने बताया कि सुमेरिया का किलाक्षर है, आपको मेसोपोटामिया क्यूलिकोन है, ईरान का इल्पाइट है, चीन का बुरहई है, वर्तमान देवनागरिक। इसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो पाने के कारण इस सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी होगी आगे की चीज को पढ़ने के लिए। तब हम लोग आते हैं इसका मुहर में देखिएगा एक बात है कि मुहर को कुछ लोग कहते हैं कि मुहर सिंधु घाटी सभ्यता से पाया गया मुहर
चूंकि वस्तु विनिमय का माध्यम था, यह सिक्का है, लेकिन यह सिक्का नहीं था। सिक्का के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक चीज है, वो आवश्यक चीज है कि उस पर उसका मूल्य अंकित होना चाहिए, वैल्यू अंकित होना चाहिए। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता से पाए गए मुहर, इस पर आपको बाघ है या विभिन्न पशु पक्षी का चित्र है, तो स्वाभाविक के पशु पक्षी का चित्र कितना आकार का है, किस चीज का है, वो नहीं कहा सकता है। यह मुहर जो आपको है, सबसे ज्यादा मुहर आपको चौकोर है। कालीबंगा से आपको बेलनाकार मोहर मिला है। कालीबंगा से बेलनाकार मोहर मिला है। संघोल से आपको गोलाकार मोहर मिला है। संघोल से गोलाकार मोहर मिला है। और साथ ही साथ आप देखिएगा चौकोर है, ऐसे बेलनाकार हो गया। ये मुख्य रूप से सेलखड़ी का बना होता था, मुख्य रूप से एस्टेराइड जिसको कहा जाता है, सेलखड़ी से बना होता था एस्टेराइड। और ऐसे सूखी मिट्टी और तांबे का भी मोहर प्राप्त हुआ है। ये मोहर किसी भी रूप में आपको सिक्के नहीं थे, यह मोहर वस्तु विनिमय के माध्यम थे, और जिस पर विभिन्न प्रकार के चित्र अंकित होते थे। सबसे बड़े आकार का मोहर आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। यह आपको मुख्यतः चौकोर था। कालीबंगा से आपको बेलनाकार मिला है, संघोल से गोलाकार मिला है। यह मुख्यतः सेलखड़ी का बना होता था, और सूखी मिट्टी और तांबे का भी मोहर प्राप्त हुआ है। यह आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए अब है एक प्रजाति रेसेज की बात है। प्रजाति में एक बात बेटा याद रखिएगा, आप लोग तो सिपाही की तैयारी करने जा रहे हैं, बाद में भगवान करे दरोगा बने, डीएसपी बने, एसपी बने, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा आप कि ये जो आपको प्रजाति है, प्रजातिवाद सामाजिक असमानता बढ़ाता है। यह उस समय की बात है जब अपार्थिड अपने चरम सीमा पर थी। अपार्थिड बोले तो रंग भेद की नीति। लेकिन 1976 में यूनेस्को में सम्मेलन हुआ। यूनेस्को में सम्मेलन होने के पश्चात कहा गया कि जब उद्विकास के लिए आपको म्यूटेशन, सडन चेंज इन जीन, जिसमें जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम म्यूटेशन का नाम आता है। उसके बाद आपको आता है इनब्रीडिंग, आपस में किया गया विवाह जो एल्वेज लिथल है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, भारत का पपीता स्पेन की पपाता। उसके बाद होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, और उसके बाद होता है वातावरण। आप स्वाभाविक है कि इंग्लैंड में बच्चा पैदा हो और कुचुर करिया पैदा हो तो खुशी बाद में मनाया जाएगा, तलाक पहले होगा। और दक्षिण अफ्रीका में बच्चा पैदा हो, अफ्रीका में भग गोर पैदा हो तो खुशी बाद में, तलाक पहले होगा। इसका मतलब कि वातावरण भी उद्विकास का एक बहुत आवश्यक पहलू है। और याद रखिएगा कि ठंडे प्रदेश में मेलेनिन की कमी होती है, इसलिए लोग गोरे होते हैं, और गर्म प्रदेश में मेलेनिन की अधिकता होती है, इसलिए लोग काले होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में क्या रेसेस था। तो 1976 के बाद, पहले मैं बता दूं कि 1976 के बाद प्रजाति के आधार पर किसी का आकलन करना को अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि इससे सामाजिक असमानता बढ़ती है। तो लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय प्रकार के लोग रहते थे। उसके बाद प्रोटोएस्टुलॉइड प्रजाति के लोग थे। उसके बाद मंगोलाइड प्रजाति के लोग थे। और उसके बाद आपको निग्रोइड, उसके बाद अल्पाइन थे। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से पाया गया योगी जो है वो आपको है प्रोटोएस्टुलॉइड का, मोहनजोदड़ो से पाया गया योगी है वो आपको है मंगोलाइड का। और मोहनजोदड़ो से पाएगी कांसे की नंगीन नर्तकी जो है वो आपको नंगीन नर्तकी आपको है प्रोटोएस्टुलॉइड का। ये 4 प्रजाति विद्वान थे। भूमध्य सागरीय सबसे अधिक थे, उसके बाद प्रोटोएस्टुलॉइड, मंगोलाइड और अल्पाइन। एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं जो आपको किताब में नहीं मिला होगा कि आपको आर्यों की प्रजाति क्या थी। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रजाति को जान पाने में सफल इसलिए हो पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुर्दा को गाड़ते भी थे, जलाते भी थे और खुला छोड़ भी देते थे। लेकिन आर्य अपने मुर्दा को केवल और केवल जलाते थे, इसलिए उनकी प्रजाति को जानने में तकलीफ हुई है यही। लेकिन बाद में जब देखा गया कि पतंजलि के महाभाष्य में लिखा गया गोरे गोरे गाल, लंबे लंबे बाल, लहरदार बाल निकला हुआ, ललाट ठुड्डी निकला हुआ, तो उस आधार पर आर्यों की प्रजाति का नाम है
नॉर्डिक प्रजाति, 8 की प्रजाति का नाम है नॉर्डिक। तो आप लोग स्पष्ट हो गया कि रेस में भूमसागरीय प्रोटोस्टोइड जो नर्तकी मिली है प्रोटोस्टोइड की है, मंगलोइड जो योगी मिला है मोहनजोदड़ो से वह आपको मंगलोइड है, और अल्पाइन, ये 4 प्रजाति सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यमान थे, जो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए अग्निकुंड, अग्निकुंड जो है अग्निकुंड में आपको देखिएगा तो अग्निकुंड में आपको है, आपको कालीबंगा से आपको बेलनाकार है, लोथल से आयताकार है, लोथल से और हड़प्पा से यहाँ अग्निकुंड मिला है, और साथ ही साथ यहाँ बकरी को बलि देने का साक्ष्य भी मिला है, जिसके आधार पर कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता ये आर्यों के से मिलता जुलता है, लेकिन ऐसे बात नहीं है, यह अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। उसके बाद आप देखिएगा घोड़े का साक्ष्य, जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको पहले मैं बता दूँ ताकि हमको पढ़ाने में आगे दिक्कत नहीं हो। घोड़े का साक्ष्य में देखिएगा तो घोड़े का साक्ष्य में सुरकोतदा से घोड़े की अस्थि मिली है, सुरकोतदा से घोड़े की अस्थि मिली है, राणा घुंडई से आपको घोड़े का दांत मिला है, उसके बाद आपको देखिएगा आपको लोथल से मिला है आपको घोड़े की मूर्ति मिली है, आपको याद रखिएगा। यानी घोड़े का सुरकोतदा से घोड़े की अस्थि, राणा घुंडई से घोड़े का दांत और लोथल से घोड़े की मूर्ति मिली है। अग्निकुंड कालीबंगा से, लोथल से और हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, जहां से बकरी को बलि देने का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब देखिएगा कि अब इतनी बड़ी सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता, जिसके उत्तर में मांडा, दक्षिण में दामाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, अब पश्चिम में सुतका गेंडोर है। इतनी बड़ी सभ्यता के सफलतापूर्वक संचालन के उद्देश्य से कोई ना कोई राजनीतिक राजनीतिक व्यवस्था अवश्य रही होगी। तो कौन सी राजनीतिक व्यवस्था थी, इस पर विद्वानों में मतभेद है। क्योंकि हम लोग लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसके बारे में अंतिम रूप से कहना तो कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इतनी सुव्यवस्थित सभ्यता थी, इसका मतलब कि इसमें कोई ना कोई राजनीतिक व्यवस्था अवश्य रही होगी। तो सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बनावट और इसके आकार के आधार पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को राजधानी मान लिया गया। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहकर संबोधित किया, जबकि आपको SR राव ने लोथल को आर्थिक राजधानी कहकर संबोधित किया। अब प्रश्न उठता है कि सभ्यता के संचालक कौन थे, तो इसमें पिग्गट और एल बासम का ऐसा मानना है कि सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के संचालक पुरोहित वर्ग होंगे। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल से कोई भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि सिंधु घाटी सभ्यता में के शासन व्यवस्था के संचालक पुरोहित होते थे। तब आपको हंटर महोदय बोलते हैं कि सभ्यता के संचालक जो थे वे आपको जनतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी। लेकिन आपको ये बता दें कि भारत के विश्व की प्राचीनतम जनतांत्रिक व्यवस्था गणराज्य जो था वह वज्जी गणराज्य था, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसलिए हंटर महोदय की बात को भी अस्वीकार कर दिया गया है। अंत में हमारे पटना के ही, हमारे बिहार के ही आर शर्मा, जो अब तो अफसोस नहीं रहे, आर शर्मा ने कहा कि चूंकि इस सभ्यता का मूल आधार अर्थव्यवस्था था और अर्थव्यवस्था के माध्यम से इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो आर शर्मा ने कहा कि सभ्यता के संचालक किसी न किसी रूप में व्यापारी वर्ग या वणिक वर्ग होंगे। तो इसी आधार पर आज यह मान्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संचालक आपको व्यापारिक वर्ग होंगे। फिलहाल मैंने आपको बताया इसका मुहर, मैंने बताया इसकी लिपि और इसकी बताई राजनीतिक व्यवस्था। कल हम फिर इसके अगले अध्याय को लेकर आएंगे। हमको 2 टॉपिक कल फिर आप लोगों को देंगे, जो आपको समाज और अर्थव्यवस्था संबंधित होगा, फिर धर्म और समाधान पद्धति, फिर महत्वपूर्ण स्थल से पाए गए अवशेष की चर्चा करेंगे। मैं बता दूं कि अदम्य गुरुकुल अमा प्रेमा फाउंडेशन का एकमात्र उद्देश्य गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे किसी भी व्यक्ति जिसकी जाति और धर्म कोई भी हो, उसको शिक्षा के बल पर एक नई क्रांति लाना है। हम जानते हैं कि क्रांति ना बम से, ना बारूद से, ना पिस्तौल से आएगी, जबकि
जब भी क्रांति आएगी तो कलम के नोक से आएगी। इसी के लिए अदम्य आदित्य गुरुकुल और माँ गुरुकुल के और माँ प्रेमा फाउंडेशन की ज्योति जी कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए आप लोग मेहरबानी करके अदम्य आदित्य गुरुकुल और माँ प्रेमा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को हम लोग शिक्षा के माध्यम से जागरूक कर सके और भारत को महान बना सके और स्वामी विवेकानंद के उस आदर्श वाक्य को पूर्ण बना सके कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं। अंत में मैं तमाम छात्र छात्राओं को जो कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर इंटर स्तरीय परीक्षा जो बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं उनको, जो 66वीं प्रारंभिक परीक्षा देंगे उनको, तमाम लोगों को तहे दिल से अदम्य गुरुकुल मां प्रेमा फाउंडेशन की ज्योति जी की ओर से एक ग्रेट सैल्यूट के साथ आपका स्वागत करते हैं, आपको बधाई देते हैं, आपकी विजयी भव की कामना करते हैं और डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट का आशीर्वाद देते हैं। लेते हैं ब्रेक। मैं गुरु रामान अदम्य गुरुकुल मां प्रेमा फाउंडेशन की ओर से नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड आई लव यू। जय हिंद।